हेलो एंड वेलकम बैक। आज की हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर और ये जानना कि ये डिसीजन कैसे लें कि आज का दिन एक ट्रेडेबल डे है या नहीं, वेदर टुडे इज़ अ गुड इनफ डे टू ट्रेड और नॉट। तो अब तक हमने पिछले वीडियोस में इंट्राडे माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और सीपीआर इंडिकेटर के बेसिक्स के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ को सीक्वेंस वाइज देखना ही सही रहेगा। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो दिन का सबसे पहला डिसीजन जो आप लेंगे वो ये रहेगा कि क्या आज हमने ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। इज़ टुडे अ ट्रेडेबल डे और नॉट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फोरमोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको कुछ इस तरह से समझिए कि भाई हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स आ जाते हैं जो हमें एक इमोशनल स्टेट में ले आते हैं। वो चाहे हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत खुश हों या दुखी हों, नाराज़ हों, बेसिकली कोई भी इमोशनल स्टेट। उसी तरह से मार्केट की जो एक नॉर्मल टेंडेंसी है वो ये है कि वो एक रेंज में रहना चाहती है, अनलेस सम इम्पल्सिव बाइंग और इम्पल्सिव सेलिंग अकर्स। और जब भी इस तरह की इम्पल्सिव बाइंग या सेलिंग हो जाती है तो ये अपने इक्विलिब्रियम से बहुत दूर ट्रेवल कर जाता है और देन इट हैज़ टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली ये वही एज ओल्ड कंसेप्ट है रेंज कॉन्ट्रैक्शन का और रेंज एक्सपेंशन का। तो पिवट मेथोडोलॉजी के टर्म्स में जो सीपीआर है ये है जोन वैल्यू की, और जो R1 और S1 के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पिवट और फर्स्ट सपोर्ट पिवट के बीच का जो एरिया है, दैट इज़ रेंज। तो ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ होंगी। इसको अगर आप चार्ट पर हम देखें तो ये अगर इसको CPR को मैं यहाँ फिल कर दूँ तो जो ये ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया है वैल्यू, और CPR और R1 और CPR और S1, ये पूरा जो ऑरेंज एरिया है ये है रेंज। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से समझते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में बेसिकली दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्राइस को वैल्यू पर पड़ा हुआ नहीं देख सकते, और दूसरे वो होते हैं जो प्राइस को वैल्यू से बहुत दूर जाते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स प्राइस को वैल्यू से बहुत बहुत दूर जाते हुए नहीं देख सकते, ये जैसे ही प्राइस वैल्यू से दूर जाता है ये रिस्पॉन्ड करते हैं और प्राइस को वापस वैल्यू पर ले आते हैं। तो इनको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव बायर्स या रिस्पॉन्सिव सेलर्स। इसका एक एग्जांपल चार्ट पर हम यहाँ देखते हैं। ये CPR है और प्राइस, अब देखिए जैसे ही CPR से अपने वैल्यू जोन से थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेलर्स आ जाते हैं और वापस प्राइस को वैल्यू पर ले आते हैं। उसी तरह से जब प्राइस जैसे ही CPR से थोड़ा नीचे जाता है तो ये रिस्पॉन्सिव बायर्स वापस प्राइस को उसकी वैल्यू पर ले आते हैं। अब दूसरे तरह के ट्रेडर्स जो प्राइस को वैल्यू पर पड़ा हुआ नहीं देख सकते, ये क्या करते हैं कि ये इनिशिएटिव लेते हैं और प्राइस को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के बियॉन्ड एक हायर जोन ऑफ हायर एरिया ऑफ वैल्यू पर ले जाते हैं। इनको हम इनिशिएटिव ट्रेडर्स कहते हैं, यानी कि इनिशिएटिव बायर्स या इनिशिएटिव सेलर्स। सही मायनों में कहा जाए तो यही लोग बुल्स और बेयर्स होते हैं। बुल्स आर नथिंग बट इनिशिएटिव बायर्स एंड बेयर्स आर नथिंग बट इनिशिएटिव सेलर्स। तो जैसे हम कैश स्विंग ट्रेडिंग में हम स्मार्ट मनी का या इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग में भी इसी तरह से हमें डिटेक्ट करना है या एंटिसिपेट करना है प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटिव बायर्स या इनिशिएटिव सेलर्स। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए एक ट्रेडेबल मूव। हम ये चाहते हैं कि प्राइस के पास एक क्लियर कट मोमेंटम और डायरेक्शन हो। तो इस बात को इस तरह से समझिए
कि जो प्राइस एक्शन होता है उसमें दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। या तो उसमें हो सकती है वॉलेटिलिटी, या फिर उसमें हो सकती है लैक ऑफ वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो लैक ऑफ वॉलेटिलिटी तो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें चाहिए वॉलेटिलिटी। और फर्दर वॉलेटिलिटी भी दो तरह की हो सकती है। पहली तो हो सकती है डायरेक्शन लेस वॉलेटिलिटी, और दूसरी हो सकती है डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वॉलेटिलिटी। कैसी वॉलेटिलिटी? डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी। ठीक है, हमें डिटेक्ट करना है प्रेजेंस उन ट्रेडर्स की जो प्राइस को शांति से वैल्यू पर पड़े रहना नहीं देख सकते। उनको बेसिकली एक्टिविटी, मूवमेंट, लाइफ हमें चाहिए। ट्रेडर्स इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बायर्स, इनिशिएटिव सेलर्स, हमें इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। और किसी दिन ये ट्रेडर्स चार्ट पर आपको मिलेंगे और किसी दिन ये ट्रेडर्स चार्ट पर नहीं मिलेंगे। तो इनिशिएटिव बायर्स या सेलर्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं कि चार्ट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया चार्ट, खैर ये मैटर ऑफ प्रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया चार्ट वो लगता है जिसमें होते हैं बेयर्स, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस मूव्स के लिए फेमस हैं। दूसरा चार्ट ऑलमोस्ट इक्वली गुड, ये वो चार्ट होता है जिसमें होते हैं बुल्स। और तीसरा एक और चार्ट जिसमें बेयर्स और बुल्स दोनों मौजूद हैं, काफ़ी केओस है वहाँ पर। और चौथी तरह का चार्ट वो होता है जो ये एम्प्टी स्पेस चारों तरफ, जिस चार्ट में ना बेयर हैं ना बुल हैं। अब हम चार्ट पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये चार्ट, दिन शुरू होता है एक बुलिश कैंडल कही जाएगी, लॉन्ग टेल है रिवर्सल की, सीपीआर से रिवर्स हो रहा है। और उसके बाद में इमीडिएटली जो बेयर्स हैं वो अपनी प्रेजेंस इस चार्ट में क्लियरली आपको दिखा रहे हैं। बुल्स का जो रिएक्शन है वो है वीक। अगर आप ये देखें, ये जो पुल बैक है एक वीक पुल बैक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बेयर्स के फेवर में, छोटी छोटी कैंडल से पुल बैक हो रहा है। उसके बाद में फर्दर आपको बेयरिश मूव मिल रही है और फिर वही एक वीक पुल बैक और फिर बेयरिश मूव। तो ये वो चार्ट है जिसमें बेयर्स बहुत क्लियरली प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर इसका अगला ही दिन हम देखें तो देखिए पहली जो कैंडल है ये एक वाइड रेंज्ड कैंडल है, बहुत बुलिश कैंडल है। पहली कैंडल में ही बुल्स ने प्राइस को वैल्यू से ले जा करके और पिवट तक पहुंचा दिया। और उसके बाद में बेयर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। रिजल्ट क्या होता है? एक एक बार वो एफर्ट करते हैं लेकिन फिर उनके एफर्ट में कोई दम नहीं होता। ये फिर एक पुल बैक, जो कि एक वीक पुल बैक ही मैं कहूँगा। उसके बाद में वापस से बुलिश मूव। ठीक है, तो ये चार्ट है जिसमें कि बुल्स प्रेजेंट हैं। और अगर आप इस तरह के चार्ट में देखें तो जितने भी ये स्विंग लोज होते हैं ये सब डिफेंड होते हैं उस दिन के। जैसे ये स्विंग लो है, ये डिफेंड होता है। ये यहाँ पर एक स्विंग लो बनता है, ये डिफेंड होता है। उसके बाद में ये स्विंग लो डिफेंड होता है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसमें एक साइड कोई भी जब एक्टिव होती है, चाहे वो बुल्स हों चाहे वो बेयर हों, तो वो प्राइस को एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ले जाते हैं। तो ये तो हो गए दो एग्जाम्पल्स, दो अच्छे चार्ट्स के। या तो बुल्स प्रेजेंट हैं या बेयर्स प्रेजेंट हैं। ये दोनों चार्ट बढ़िया होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं। जो तीसरे तरह का चार्ट है जहाँ पर ये दोनों ही लोग प्रेजेंट होते हैं, उस चार्ट का एग्जाम्पल है ये। तो इसमें आप देखिए क्लियरली ये शुरू से लेकर के और यहाँ तक 10 बज गए, कहीं एक भी बेरिश कैंडल आपको नहीं दिख रही है, सब ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इस चार्ट में तो बेयर कहीं है ही नहीं, केवल बुल्स ही बुल्स हैं। लेकिन फिर क्या होता है,
सडनली आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर ये रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाती हैं। ये वीक या मीक पुल बैक नहीं है, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है जो बुल्स का था उसके, ठीक है। और अब फिर उसके बाद देखिए फिर वापस बुल्स आ जाते हैं, प्राइस को पिवट पर ले जा रहे हैं, फिर बेयर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तो इस तरह के चार्ट में कहीं कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही। बाद में ज़रूर सेकंड हाफ में आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बुल्स बहुत वीक हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ बड़े बड़े कैंडल्स के साथ जब पुल बैक हो रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कोई ठहराव नहीं है चार्ट में कहें तो ये एक ऐसा चार्ट है जहाँ पर दोनों बुल्स और बेयर्स दोनों प्रेजेंट हैं। और चौथे तरह का चार्ट ये एम्प्टी स्पेस, यानी कि जहाँ पर बुल या बेयर में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उसका एग्जाम्पल है ये चार्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्राइस है सीपीआर के आसपास ही रह जा रहा है, केवल रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्सिव बायर्स भी नहीं है, और यू आर गेटिंग नथिंग। आप इस पूरे दिन ट्रेड करते रहिए। ये जो प्राइस है ये अपनी जहाँ तक है फर्स्ट जो आवर की जो रेंज है, लगभग पूरा दिन इसी रेंज में ये रह गया। और इस दिन आप एफर्ट करके यू कैन गो होम विद पीनट्स। पूरे दिन आप चार्ट को देखते रहेंगे और आपको कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक चार्ट है जहाँ है लैक ऑफ वॉलेटिलिटी। तो हम ये चाहते हैं कि या तो बुल्स हों चार्ट में या बेयर्स हों चार्ट में। दोनों होंगे तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर थोड़ा वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें उसको नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि उसमें भी वो भी जो लोग अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को, उनके लिए क्रेडिबल डे होता है। जैसे कि एक्सपायरी डेज होते हैं, ये इमोशनल डेज हैं, यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये भी चलो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसा चार्ट जिसमें ना बुल है ना बेयर है, कोई नहीं है, कहीं कोई इनिशिएटिव ट्रेडर की प्रेजेंस नहीं है। तो इस चार्ट में कोई नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ऐसे चार्ट में नहीं रहना है। एक पुरानी वॉल स्ट्रीट की कोट है कि बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, बट पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो हमें तो बस वहाँ रहना है जहाँ पर इनिशिएटिव ट्रेडर्स हों। अब मान लीजिए कोई मुझे मार्केट ओपन होते के साथ ही ये बता दे कि भाई आज चार्ट में बुल्स मिलेंगे आपको, या आज चार्ट में बेयर मिलेंगे, तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो बात ही ख़त्म है, स्पेकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन रियलिटी नो वन नोज दिस थिंग्स बिफोर हैंड। जैसे जैसे कैंडल प्रोग्रेस करती हैं, हम एक व्यू बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इनिशिएटिव जो ट्रेडर्स हैं उनकी प्रेजेंस को सेंस करें। तो क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये जज करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये चार्ट ट्रेडेबल है या नहीं, क्या इस चार्ट में कोई सिग्निफिकेंट बुलिश या बेरिश एक्टिविटी है या नहीं। तो उसके कुछ मैट्रिक्स यहाँ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो होता है ये जो ओपन प्राइस है इसकी लोकेशन। तो जो सबसे बढ़िया चार्ट आपके लिए, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी ट्रेंड करने की होती है, वो चार्ट वो होता है जिसका ओपन प्राइस जो है ये वैल्यू और रेंज, ये वैल्यू है जैसे कि हमने पहले भी देखा, और ये रेंज है, ठीक है। तो बियॉन्ड वैल्यू एंड रेंज ओपन हो रहा है, ये R1 के ऊपर ओपन हो रहा है या फिर S1 के नीचे ओपन हो रहा है। तो रेंज और वैल्यू के बियॉन्ड ओपन होना, ये लिटरली इज देन जस्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ ओपन, बुल्स और बेयर्स अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यह प्राइस अगर यहाँ खुलता है कहीं वैल्यू और रेंज के बीच में, तो आप मान लीजिए कि हाँ ठीक है, आगे चल के अब ये ट्रेंड कर सकता है, पर यहाँ की प्रोबेबिलिटी एक ट्रेडेबल दिन देने की ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, और इससे भी ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी फिर यहाँ रहती है जब ये प्राइस वैल्यू के अंदर खुलता है। तब आप बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, आप श्योर नहीं होते कि मे बी ये पूरे दिन प्राइस जो है वैल्यू के आसपास ही इस तरह से मंडराता रहेगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि खुलता तो वैल्यू में है लेकिन इमीडिएटली इनिशिएटिव बायर्स या सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो हमें जो मेजर डिसीजन लेना है वो अभी हम केवल ओपन प्राइस से, सिर्फ फर्स्ट जो हम जब मार्केट ओपन हुई है वहाँ से हम अपना माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज हमें क्या करना है।
तो अगर प्राइस यहाँ पर है तो आप कहते हैं कि मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा, अभी यहाँ इस चार्ट में कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है ओपन के बेसिस पर, और प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, तो आप पहले ही कैंडल से आप यू विल बी गिविंग ड्यू अटेंशन टू वॉट एवर हैपन्स नेक्स्ट, और आप यहाँ पर शुरुआत से ही ट्रेड करने के लिए रेडी रहेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो आप देखनी है आपने, वो है कि वेदर द प्राइस इज ओपनिंग विद अ गैप और नॉट। पिछले दिन और आज के दिन के बीच में, पिछले दिन के क्लोज और आज के दिन के ओपन के बीच में अगर एक गैप है, तो ये गैप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फर्दर कंटिन्यूएशन इन द सेम डायरेक्शन के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग गैप्स को अवॉइड करना चाहते हैं अनलेस दे आर इन आवर फेवर, जो कि रेयरली होता है। तो आपने कुछ स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं और अगले दिन सुबह वो गैप अप हो जाता है आपके बाई पॉइंट के ऊपर, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। तो लेकिन इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग में गैप एट द ओपन ऑफ द डे ये इंडिकेट करता है कि भाई आज जो मार्केट है ये रेडी है एक्टिविटी के लिए। बुल या बेयर में से कोई ना कोई तो है इस चार्ट में, सो नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो एक इसका चार्ट पर एक एग्जांपल आपको देखते हैं। ये देखिए यहाँ प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, सो इट इज़ ओपनिंग बियॉन्ड रेंज एंड वैल्यू, R1 के ऊपर यहाँ ओपन हो रहा है प्राइस, ठीक है। और क्या इसमें गैप है? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप है। ये देखिए कितना बड़ा गैप है ये, ठीक है। तो ये जब, और CPR है नैरो है, ठीक है ना, तीनों लाइंस कितनी पास पास हैं। तो आप पहली जब कैंडल ओपन हुई वहीं से आपका जो माइंड है अब रेडी है आज ट्रेड लेने के लिए। आपने देख लिया है कि ये दिन ट्रेडेबल है और अब आप अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, बस ट्रेड मिल जाए आपको। यहाँ देखो अब हम नेचुरली बुलिश डायरेक्शन में गैप है, पहली कैंडल भी बुलिश है और प्राइस CPR और पिवट के ऊपर है। हम इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, समवेयर अराउंड हेयर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन डो नॉट फ्रेट ओवर द एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट, आप बस ये देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है ना। आप यहाँ लेते हैं, आपको ये ट्रेडेबल मूव मिल गई है, ठीक है। आगे चल के वो मूव डिसिपेट होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको एक ट्रेडेबल मूव मिल गई है और आपके लिए ये एक अच्छा दिन रहा। तो ओपनिंग जो होती है इसको आप एक मूवी के ट्रेलर की तरह देखिए। जैसे अगर ट्रेलर बढ़िया है तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस मूवी से भी बढ़िया होती है कि भाई फिल्म बढ़िया होगी है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, ट्रेलर अच्छा होता है मूवी बेकार होती है। तो क्या होता है कि प्राइस तो खुला गैप के साथ, ओपन खुला रेंज के बियॉन्ड, लेकिन दिन भर में फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ये करता रहा, मूव मिली नहीं या मूव फिजल आउट हो गई। तो हमें आगे चल के जो प्राइस किस तरह से इवॉल्व होता है डिसीजन उसी के बेसिस पर लेनी है। लेकिन जो ये जो ओपन है गैप्स हैं ये सब हमको एडवांस में एक एंटिसिपेशन देता है बुल से बेयर्स की प्रेजेंस को सेंस करने का। अब इसमें दो चीज़ें तो ये हो गई, तीसरी चीज़ होती है प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज कैंडल्स। जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं कि प्राइस जाएगा उस डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल्स का मिलना, ठीक है। और उसी तरह से जब काउंटर मूव होती है तो हमें मिलती हैं छोटी छोटी कैंडल्स। जब ये नीचे जाएगा तो आपकी कैंडल का साइज़ छोटा हो जाएगा, उसकी विक्स बढ़ जाएंगी और आपका जो काउंटर मूव होगी वो इस तरह से छोटी छोटी कैंडल्स के साथ होगा, ठीक है। फिर वापस जो आपकी इम्पल्सिव मूव होगी वो वापस बड़ी कैंडल के साथ होगी। ये तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग देखते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है, आपको वाइड रेंज कैंडल्स मिलनी चाहिए अपनी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं। चौथी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ काउंटर अटैक। काउंटर अटैक कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक बुलिश मूव है, ठीक है, इस तरह से। तो सडनली क्या होता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव मिलती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव। तो ये तो हो गया अटैक।
और ये हो गया काउंटर अटैक। तो बुलिश जो अटैक था उसको बेयर्स ने काउंटर अटैक किया, और इसको हम कब कैसे जज करते हैं, जब वापस से बुल्स इस काउंटर अटैक को निगेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं निगेशन ऑफ काउंटर अटैक। तो ये ये बहुत बार देखने को मिलता है, और इससे ट्रेड की डायरेक्शन और वेदर वी हैव टू ट्रेड और नॉट बहुत क्लियर हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल चार्ट पर हम देखते हैं। ये यहाँ पर प्राइस एकदम सीपीआर के अंदर ओपन हो रहा है, डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं है, अब ये किस डायरेक्शन में आगे चलेगा। एक बुलिश कैंडल हमें मिलती है, और यहाँ पर बेयर्स कहीं प्रेजेंट अभी तक तो नहीं है। इस मूव में सडनली एक बड़ी बेरिश कैंडल मिलती है, प्राइस वापस एकदम ये वैल्यू पर ले आते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, अगली 2-3 मूव्स के अंदर ही इस बड़ी बेरिश कैंडल का एक निगेशन आपको मिलता है। तो इस तरह से देखिए, ये तो हो गया अटैक, और ये रेड जो कैंडल है ये हो गया काउंटर अटैक, और ये जो मूव है ये है निगेशन ऑफ दिस काउंटर अटैक। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर एक साइड दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक्टिव है, और आप उसी साइड की डायरेक्शन लेकर के आगे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ये ट्रेडेबल मूव मिलती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि बुल्स या बेयर्स में से किसकी प्रेजेंस चार्ट में ज़्यादा डोमिनेंट है। जैसे आप किसी मूवी में हीरो की एंट्री देखते हैं, एक स्टाइलिश धमाकेदार एंट्री, ऐसे ही बुल्स और बेयर अपनी एंट्री डिक्लेयर करते हैं कुछ चार्ट्स में। वो हाइड करने की कोशिश नहीं करते, जैसे कि स्मार्ट मनी कुछ चार्ट्स में हाइड करने की कोशिश नहीं करता है। तो बस यही आपको पहचानना है, और उसी डायरेक्शन में फिर आगे चल के आपने ट्रेड लेना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमें यहाँ लेना है वो डिसीजन है ट्रेड ना लेने का डिसीजन। यानी कि ऐसे दिनों में जहाँ पर आपके चार्ट में वॉलेटिलिटी है ही नहीं, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, चार्ट कुछ इस तरह का है, वो कहीं नहीं जा रहा है, और आप उसमें ट्रेड करे चले जा रहे हैं, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग एफर्ट विदाउट अवेयरनेस। जिसको हम कहते हैं कि ट्रैफिक जैम में एक्सेलरेटर प्रेस करते रहने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, केवल फ्यूल ही खर्च होगा यहाँ पर आपका, है ना। फ्यूल वैसे ही लिमिटेड है, तो अपने फ्यूल को, एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पैसे को बेकार में खर्च नहीं करना है। अपने सही समय का वेट कीजिए, एंड देन यू सीज द मोमेंट। ठीक है। तो जाते जाते आपको द गार्जियन के इस आर्टिकल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, द आर्ट ऑफ लेटिंग द बॉल गो इन क्रिकेट। आपको पता है कि क्रिकेट में सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन स्ट्रोक होता है वो ये होता है जिसमें बैट्समैन अपने हाथ और अपना बैट बॉल से एकदम दूर कर लेता है और उस बॉल को जा लेने देता है। वो देखता है कि द बॉल इज़ नॉट वर्थ प्लेइंग, वो उसको छोड़ देता है। कमेंटेटर कहते हैं वेल लेफ्ट, वो एक बेटर बॉल का वेट करता है। ठीक है। तो हर बॉल को खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जज हर बॉल को करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस प्रोसेस में ये बोल्ड भी हो जाते हैं, गलत जजमेंट हो जाता है, गलत बॉल को छोड़ देते हैं। ठीक है, कभी आपको लगेगा आज का दिन ट्रेडेबल नहीं है, तो आप कभी कभार आप गलत भी होंगे, इट्स ओके, कल नई बॉल आएगी। ठीक है। तो ट्रेडिंग में, लाइफ में अपने अप्रोच को प्लेफुल रखिए, चीज़ों को कम स्ट्रेसफुल और ज़्यादा एंजॉयबल आप देख पाएंगे। ठीक है। तो होपफुली आज का ये वीडियो कुछ हेल्प किया होगा आपको ये डिसीजन लेने में कि क्या हमें आज का दिन एक ट्रेडेबल डे की तरह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या आज हमें ट्रेड लेना चाहिए या बाहर बैठना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम, एंड टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।